अगर आप जानना चाहें कि कल क्या हुआ था, तो आप टेलीविज़न देख लोगे या फिर अखबार पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप किसी ऐसे इंसान से पूछ लोगे जिसे वो समय याद हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? तो दोस्तों, अतीत के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। आपको क्या लगता है, बहुत समय पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे? हमने आदिकाल में मानव जीवन के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की हैं। मानव इतिहास से जुड़ा पहला सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे। दोस्तों, कई लाखों सालों पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते आ रहे थे। यहाँ रहते आ रहे शुरुआती लोगों में से कुछ लोग एक अच्छे संग्राहक थे। ये लोग आसपास के जंगलों से परिचित थे। यहाँ रहने वाले लोग भोजन के लिए फलों और जंगल की अन्य वस्तुओं का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये लोग जानवरों का शिकार किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में यहाँ लगभग 8000 साल पहले से इंसानों द्वारा सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उगानी शुरू की गईं। खेती करने के लिए जानवरों की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। अब लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ शुरुआती नगर फलने फूलने लगे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे ही नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का इलाका मगध के नाम से जाना जाता था। मगध राज्य के शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। इसी के चलते उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। लोग हमेशा से ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते रहते थे। तो कभी कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, नदियों तथा समुद्र के कारण ये यात्रा जोखिम भरी भी होती थी। फिर भी ये यात्रा इन लोगों के लिए असंभव नहीं थी। दोस्तों, लोग या तो काम की तलाश में या फिर कभी लोग प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वहीं कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का मौका मिला। वैसे तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पर्वत या गहरे समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर देते थे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जिन्होंने ठान लिया बस वही ये कर पाए। अब उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बसने लग गए। कई सौ वर्ष तक लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। दोस्तों, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये दोनों नाम आए कहाँ से? दरअसल इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आते हुए ईरानी और यूनानी यात्रियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दे दिया। और दूसरी तरफ भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रह रहे लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। दोस्तों, अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं, इसलिए ये पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ। यही पांडुलिपियां हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। इतिहास के पन्नों में उस समय की धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन तथा उस समय के विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित दूसरे सामान्य लोगों ने भी अपने कार्यों की व्याख्या अंकित कराई है। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के राजा महाराजा युद्ध में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, क्योंकि इससे उनको ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। हालांकि वनस्पतियों के ये अवशेष बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं। दोस्तों, स्रोत के प्राप्त होते ही मानव इतिहास के बारे में जानना रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।